हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। तो फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। हम पिछले वीडियो में संसाधन का टॉपिक लेकर आया था और संसाधन के टॉपिक में हमने पढ़ चुका था कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कहते हैं किसको हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि करीब करीब 4 भागों में संसाधन को बांटा गया, जो कि हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है पृथ्वी पे। उसके आधार पे अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, तो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जिसमें से हमने लगभग 4 भाग को बारे में देख लिया था। आ जाते हैं 4 भाग को विस्तार से देख लेते हैं। इस सेशन में 4 भाग के बारे में ही बताया जाएगा कि 4 पॉइंट हो क्या। तो जब हम संसाधन को देखते हैं भंडारण के हिसाब से, इसके उपलब्धता के आधार पे, तो सबसे पहले जो भाग बनता है वो संसाधन का भाग बनता है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम जो संसाधन को भाग बनाए हैं या प्रकार बनाए हैं उसमें क्या है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, जैव संसाधन है। जैव संसाधन कहते किसको है, तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन। इसके अलावा भी और आ सकते हैं, जैसे वन प्राणी, ये सब है। तो क्या, तो सब क्या है, जैव संसाधन है। सब क्या है, जैव संसाधन है। ठीक है। यानी जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता हो, क्या है, सब संसाधन है। मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य हम ये कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन है, संसाधन है, संसाधन को संसाधन बनाने वाला जो लोग हैं या जो प्राणी है पृथ्वी पर, वो कौन है, हम मानव ही हैं। अगर हम मानव नहीं होता तो जो संसाधन है वो पृथ्वी पर बेकार यूं ही पड़े रहता। पेड़ जहां है वहां रहता, वहां सूखता, वहां पे सड़ता। जहां खनिज है वो खनिज वहां पर ही पड़े रहते, आने सारा का सारा क्या होता, सब वेस्ट हो जाता। ठीक है। तो मनुष्य एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसी का उत्पत्ति के आधार पर ये पहला पॉइंट था, जैव संसाधन। इसका अगला पॉइंट है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कहते किसको है, तो इसमें आ जाता है कि निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, चट्टाने, धातु, खनिज आदि सब क्या है, तो अजैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें निर्जीव की लक्षण दिखता हो, सब अजैव संसाधन है। जब हम 10वां के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं तो इसमें हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि चट्टान कैसा संसाधन है या कैसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो पशुधन है या मत्स्य वनस्पति है तो कैसे संसाधन या किस संसाधन के अंतर्गत आता है, तो किस संसाधन के अंतर्गत आता है, तो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन, पहला था जैव संसाधन, दूसरा क्या है, तो अजैव संसाधन। उम्मीद है कि दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। ये तो पहला पॉइंट था उत्पत्ति के आधार पर। जब हम दूसरा को देखते हैं तो यह है उपयोगिता के आधार पर संसाधन। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन है। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं किसको, ये देख लेते हैं। तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा
नवीकृत किया जा सकता हो या पुनः प्राप्ति किया जा सकता हो, पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। जैसे उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन और वन प्राणी। कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आज दिन है, सूरज उगेंगे, सूर्य भगवान आएंगे, दर्शन देंगे तो हम लोग क्या सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। हवाएं भी चलेगी तो हम हवा से हवा वाला ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जल का तो प्रवाह लगातार होते रहा है पृथ्वी पे, जल की तो भरमार है, जल की कोई कमी है नहीं, तो जल ऊर्जा, विद्युत, जल से विद्युत ऊर्जा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जल विद्युत परियोजना आगे चल के इसको भी देखेंगे टॉपिक में, आगे इसका एक विस्तार चैप्टर है पढ़ने का हम लोग का। उसके बाद वन प्राणी, वन एवं वन प्राणी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वन को हम पुनः लगा सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। वन लगा लेंगे यानी जंगल लगा लेंगे, जंगल का विस्तार करेंगे तो जंगल का विस्तार होगा तो उसमें कुछ जीव जंतु पनपना स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं पनपेगा तो हमारा सरकार, मोदी सरकार है, देखोगे कि चीता ला के छोड़ दिए हैं, वैसे ही ला के छोड़ा जाएगा बहुत सारे शेर को भी छोड़ा जाएगा, बाघ को भी छोड़ा जाएगा, सबको अलग अलग एरिया दे दिया जाएगा, सब विकास हो सकता है। आने के ऐसा नहीं कि खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम मानव स्वार्थी ना हो तो, लेकिन क्या है कि हम मानव स्वार्थी हैं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सब हमरे हो, किसी का कुछ हो ना। इसके लिए हम क्या जंगल को भी कटाई कर रहे हैं, जंगल के काटने के साथ साथ उसमें जंगली जीव है उसको भी शिकार कर रहे हैं, उसके शरीर पे जो त्वचा है यानी उसका चमड़ा है उसको भी उधेड़ कर बेच रहे हैं। आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में कि हाथी का दांत काट लिया जाता है, अब हाथी को दांत काटने के लिए हाथी का शिकार कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हम लोग भी कारनामा कर रहे हैं, जिससे क्या है कहीं ना कहीं हमें हरास पहुंच रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हालांकि उस सब पॉइंट इसमें तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। तो नवीकरणीय संसाधन यानी कि ऐसा संसाधन जिनसे हम भौतिक या रासायनिक या आंतरिक रूप से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसी का अगला पॉइंट है अनवीकरणीय संसाधन। हम उपयोगिता के आधार पर देख रहा है, उपयोगिता के आधार पर हमने क्या देखा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिससे हम भौतिक, रासायनिक या आंतरिक रूप से क्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पॉइंट आ जाता है क्या, अनवीकरणीय संसाधन यानी ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हो पाते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वो क्या हो सकता है, समाप्त हो जाएगा, जैसे जीवाश्म ईंधन। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन में वैसा संसाधन को रखा गया है जो एक बार हम प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा क्या होगा, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कोयला ही उदाहरण में ले लेता हूं, ठीक है, तो कोयला को हम एक बार जब उपयोग कर लेता हूं तो वो राख बन जाता है। जब वो राख बन जाता तो क्या हम राख का उपयोग कर पाते हैं, फिर हम उसको जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे। हालांकि राख का उपयोग है अन्य चीजों में, उद्योगों में उसका उपयोग है, लेकिन क्या हम उससे फिर से उष्मा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। वही हम पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोल भी आ जाता है, प्राकृतिक गैस भी आ जाता है। तो पेट्रोल को ही ले लेते तो पेट्रोल क्या हम अपने गाड़ी में डाल देते हैं तो क्या टंकी से वो बाहर निकलता है, अरे टंकी से तो क्या हो जाता है, धुआं भर के बाहर निकल जाता है, धुआं बन जाता है, वो कहीं ना कहीं और हमारे वातावरण के लिए हानि पहुंचा देता है, तो हम उसको भी उपयोग में नहीं ला सकते। अगर हमको पेट्रोलियम पदार्थ बनाना है या कोयला पदार्थ बनाना है तो उसके लिए हमें किससे गुजरना पड़ेगा, एक लंबी अवधि वाले क्या जटिल प्रक्रिया से, जटिल यानी बहुत बड़ा प्रक्रिया करना पड़ेगा जिसमें लाखों वर्ष लग सकता है, लाखों वर्ष भी कम बोल रहे होंगे। इसमें करना क्या होगा कि कोयला बनाने के लिए हमें बहुत सारा पेड़ पौधा जो भी है उसको जमीन के अंदर गड़ना पड़ेगा। जमीन के अंदर गड़ेंगे तो उसके लिए क्या है, गड़ने के बाद उसको वायुमंडल से ऑक्सीजन की संपर्क को तोड़ना पड़ेगा, फिर ता जाकर लाखों वर्षों के बाद क्या हुआ, कोयला और पेट्रोलियम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये काफी जटिल प्रक्रिया, हो सकता है हम दबा दें और ना जाने हमारे कौन सा पीढ़ी आएगा और वो इसका फायदा उठाएगा। तब तक हो सकता है कि तब तक नया नया तकनीक का विकास भी हो जाए। ठीक है, तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है जो कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, करने में काफी ज्यादा लंबा समय लग सकता है। तो ये 2 पॉइंट था, किसके आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर।
उपयोगिता के आधार पर हमने देखा क्या, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो ये बनता है कि ये पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है, जल कैसा संसाधन है, वन एवं वन प्राणी कैसा संसाधन है। हमने देखा, पीछे भी देखा था कि ये जैव संसाधन भी है, लेकिन ये जैव संसाधन के अंतर्गत होने के कारण इसको में दो जगह लोचा है, इसलिए दो जगह नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कहाँ, कौन बोला, ये सौर ऊर्जा पूछेगा, पवन ऊर्जा पूछेगा। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्यादा ऑब्जेक्टिव में लेता है कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो हम लोग पढ़ लिए हैं भाई कि सौर ऊर्जा कैसा है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, देख सकते हैं सौर ऊर्जा कैसा है, तो नवीकरणीय संसाधन है। वहीं पे ये पूछ देगा कि जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन किसका संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक था इसका तीसरा पॉइंट, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है। ये चार वर्ग है क्या, पहला व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं किसको, इसको देख लेते हैं। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाता है, जैसे भूखंड, घर, जायदाद, बाग बगीचा, तालाब, कुआं। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा सर हमारा यहाँ तो भूखंड है, भूखंड यानी खेत को कहते हैं, घर है तो घर का हम पैसा देते हैं, नहीं देते, खेत है तो हम खेत को पैसा देते हैं, वो हमारे तो हम उसको टैक्स देते हैं, नहीं, ऐसा गलत बात है। हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक ना, जायदाद वगैरह जो भी है, बाग बगीचा है, सबको हम देते हैं टैक्स, कुआं, तालाब वगैरह सबका। आप लोग देखोगे कि आपके पापा उपा कभी कभी घर के रसीद कटवाते होंगे, ठीक है, खेत का रसीद कटवाते होंगे, तो जो रसीद कटाते हैं तो जो रकम हम लोग देते हैं, अब तो ऑनलाइन करता है सागर केबल को, जो हम रकम देते हैं वो रकम ही तो होता है जो टैक्स है, साल भर में एक बार। ठीक है, तो जो हमारा अपना संपत्ति है, जिसपे हमारा अपना अधिकार है, ठीक है, वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, यानी जो हमारा अधिकार हो गया व्यक्तियों के संसाधन है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देख लेता हूं। दूसरा पॉइंट आ जाता सामुदायिक संसाधन। आप लोग देखा होगा अपने गांव में कुछ ऐसा क्षेत्र जिसमें गांव के सभी लोगों का अधिकार बराबर होता है। जैसे में आप लोग देखेंगे गांव का जो मंदिर होता है उसमें गांव के सभी लोग, सिर्फ गांव का ही नहीं, आसपास दूर दराज के लोग भी, अगर मंदिर भव्य मंदिर है तो आसपास के कोई भी गांव का लोग, कोई भी लोग आकर उसमें पूजा अर्चना कर सकता है। अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें गांव का भी लोग, बच्चे लोग क्या आके पढ़ाई कर सकते हैं। सामुदायिक भवन है, उसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया है या कुछ किसी का चोरी हो गया, भैंस चोरी वगैरह हो गया, किसी पर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो उसका बैठक हम लोग सामुदायिक भवन में कर सकते हैं। पंचायत भवन में होता है, सामुदायिक भवन में होता है, दूध समिति होता है, सब क्या है, तो सब है जो सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, जिसका कि समुदाय के सभी लोग उसमें अपना कार्य कर सकता है, या समुदाय जिसपे समुदाय के सभी लोगों का बराबर का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है कि ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपात में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांवों में जैसे कि चारागार भूमि, शमशान पे जो भी धर्म के लोगों को संस्कार के हिसाब से जलाया जाता है तो शमशान घाट जा सकता है, जला सकता है। मंदिर का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। मस्जिद का भी उपयोग कर सकते हैं, समूह का सभी लोग उपयोग मिला सकते हैं। सामुदायिक भवन, तालाब आदि, तो यानी इसमें सबका क्या बराबर का अधिकार है। तो किस क्या है, ये सामुदायिक संसाधन है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, इसी का है अगला पॉइंट। तो इसका अगला पॉइंट आ जाते हैं तो देखने के लिए हमें मिलता है राष्ट्रीय संसाधन। हमने देख रहा था क्या, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने दो देख लिया, एक क्या देखा, व्यक्तिगत संसाधन देखा, दूसरा हमने क्या देखा, सामुदायिक संसाधन देखा। अब ये तीसरा पॉइंट है,
तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग का? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं किसको, ये देख लेते हैं। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार के वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकती है। आम जनता के हित में कर सकती है, यानी आम जनता के लाभ के लिए कर सकती है। कहने का अर्थ ऐसा है कि हमारा अगर कोई संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, हमारा कोई भूखंड है, कोई भूमि है, जमीन है, अगर वो जमीन का जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार सरकार को ऐसा लग रहा है कि वहां पे गांव को बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल बना दिया जाए, तो वो जमीन जो मेरा है वो सरकार को हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा जितना भी संपत्ति वो क्या है? एक तरह के सरकारी संपत्ति। उस सरकारी है नहीं बल्कि ये मेरा ही है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं क्या है? सरकार का उस पर अधिकार है। आप लोग देखे होंगे अपने गांव के आसपास, ये देखा होगा कि अगर गांव के बगल से कोई हाईवे गुजर रहा है या सड़कें बन रही है, तो सड़कें बनने के अंतर्गत हमारा भूमि आ रहा है, तो उसमें हम अपना भूमि को सरकार को दे सकते हैं। हाँ, फ्री में नहीं दे सकते, उसके लिए क्या है? सरकार से हमें कुछ रकम जो सरकारी तौर पे जो उसका रेट रखा जाएगा वो रेट हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब संसाधन क्या आ जाता है? तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आगे आ जाता हूं। आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं किसको? ये देख लेता हूं। तो कहता है कि ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन उपयोग सिर्फ अनुसंधान, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम भारत का तटीय भाग देखता हूं, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है यहां से करीब गुजरात का एरिया से लेकर, गुजरात का कुछ क्षेत्र कच्छ के रन है, तो कुछ क्षेत्र नीचे से आ जाते हैं, तो तटीय इधर आ जाता है अरब सागर। ठीक है, नीचे आ जाता है हिंद महासागर, इधर तो जानवे करते होंगे बंगाल की खाड़ी, अब बहुत दूर आने के बाद इन्हें मिलता है प्रशांत महासागर। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं, तो इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो इस तट से अगर हम यहां तक लेता हूं, इस तट से हम यहां तक लेता हूं, और ये कितना बन जाता है? 200 किलोमीटर। ये इधर कितना बन जाता है? 200 किलोमीटर। तो ये जो 200 किलोमीटर का एरिया बन रहा है, 200 किलोमीटर समुद्री तट से इधर, 200 किलोमीटर समुद्री तट से इधर, 200 किलोमीटर नीचे इन्हें, हालांकि नीचे श्रीलंका भी है तो उसका भी अधिकार होगा। ठीक है, तो इतना जो अधिकार हम लोग का जो बन रहा है, ये क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति है। इस पे क्या होगा? 200 किलोमीटर के अंदर हमारा देश भारत का अधिकार होगा। अगर कहीं पे पेट्रोलियम पदार्थ निकल रहा है तो किसका अधिकार होगा? उस पे भारत का अधिकार होगा। जैसे उदाहरण में यहां से मुंबई से हम लोग मुंबई हाई जाते हैं, तो करीब 176 किलोमीटर जाते हैं तो हमें मुंबई हाई मिलता है, जहां पे सागर सम्राट नामक एक मंच है, नाव है, जो कि काम कर रहा है, यहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने का काम कर रहा है। अब 176 किलोमीटर मुंबई से उत्तर पश्चिम की ओर जो ये क्षेत्र मिला है वो हमारे अधिकार में है। हमारे अधिकार में क्यों है? क्योंकि वो 200 किलोमीटर के अंदर है। अगर वो 200 किलोमीटर के बाहर होता तो इस पे क्या मेरा अधिकार या मेरा क्या भारत का अधिकार नहीं होता। ठीक है,
भारत का अधिकार नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो 200 किलोमीटर तट के दूर अगर हम जाते हैं ये वाला एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया में या तो 200 किलोमीटर के इधर वाला एरिया में, तो इसमें हम अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा कि इधर हम प्रक्षेपण कर सकते हैं या इधर हम कुछ खोज कर सकते हैं। जैसे समंदर में हो सकता है, हम लोग, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम 200 किलोमीटर एरिया जो इंटरनेशनल एरिया है उसमें हमें वो पेट्रोलियम पदार्थ मिलने की चांसेस है या सोना निकालने का चांसेस है या जो भी खनिज निकालने की चांस है, तो हम खोजना चाहते हैं, इधर हम सर्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, भारत को इंटरनेशनल जो संस्थाएं होती है, बहुत सारा संस्थाएं इस लेवल पर काम करती है, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं स्वास्थ्य लेवल पर WHO करता है, ठीक है, स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, बहुत सारा संस्था है। तो उन सारे चीजों से क्या हम लोग जो समुद्री तट है, समुद्र जो इंटरनेशनल तटीय क्षेत्र है, उससे हम सहमति लेकर इधर अपना काम कर सकते हैं। आने के 200 किलोमीटर का एरिया का जो संसाधन होगा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा, ठीक है। 200 किलोमीटर के बाहर वाला जो संसाधन होगा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा संसाधन के प्रकार देख रहे थे। इसमें हमने 3 संसाधन के प्रकार, 3 प्रकार के भागों को देख लिया था। पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने देखा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा हमने देखा स्वामित्व के आधार पर। जब हम उत्पत्ति के आधार पर देख रहा था तो जैव और अजैव देखा। स्वामित्व के आधार पर हमने देखा तो हमने 4 प्रकार के देखा, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हम उपयोगिता, हालांकि उससे पहले हमने देखा था उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर हमने देखा तो नवीकरणीय देखा और अनवीकरणीय संसाधन देखा, ठीक है। तो रहने देता हूं यहीं तक ये सेशन, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आएगी। तो अगर आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।